नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात एक बार फिर झीरम घाटी हत्याकांड की। दरअसल बिलासपुर हाई कोर्ट ने झीरम घाटी हत्याकांड में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच अब एनआईए नहीं बल्कि राज्य सरकार की एजेंसी करेगी। कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि क्या झीरम कांड एक बार फिर राजनीतिक साजिश के चंगुल में फंसता तो नहीं नजर आ रहा है। पीड़ित परिवारों को आखिर न्याय कब मिलेगा? झीरम की जांच रिपोर्ट अधूरी तो नहीं सौंपी गई थी? जांच में किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं हुई? ऐसे और कई सवाल हैं जिन पर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित झीरम हत्याकांड हुए 8 साल से अधिक हो गए, लेकिन इसकी जांच अब तक पूरी नहीं हो पाई, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की मौत हुई थी। अब इस पूरे मामले में एक और नया मोड़ सामने आया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने प्रदेश के झीरम घाटी हत्याकांड में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अपील को खारिज कर दिया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की आज जस्टिस पीवी सामंत और अरविंद सिंह चंदेल की खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए एनआईए की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने झीरम घाटी हत्याकांड के षड्यंत्र की जांच के लिए दर्ज की गई दूसरी एफआईआर को जांच के लिए उन्हें ही ट्रांसफर करने की मांग की थी। इस फैसले के बाद अब राज्य सरकार झीरम घाटी हत्याकांड के राजनीतिक षड्यंत्रों की जांच कर सकती है। झीरम के पीछे का जो राजनीतिक षड्यंत्र, उसकी जांच के लिए कांग्रेस पार्टी ने एसआईटी का गठन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि झीरम का षड्यंत्र सामने आए। इसीलिए एनआईए के माध्यम से उसमें अवरोध पैदा किया गया था। एनआईए झीरम की जांच की फाइल राज्य सरकार को वापस नहीं कर रही थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद झीरम का सच एक बार फिर सामने आने की संभावनाएं प्रबल हो गई है। अब जांच होगी और जो असली दोषी हैं वे सलाखों के पीछे जाएंगे। झीरम घाटी कांड और इस पर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बीजेपी क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि झीरम का सच सामने आना चाहिए, क्योंकि तात्कालिक समय में झीरम घटना के बाद जिन पर उंगलियां उठी हैं वो प्रदेश की जनता बेहतर तरीके से समझती है। और कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल जी इस बात को कहते थे कि झीरम का सबूत मेरे जेब पर है, लेकिन 3 साल से वो सबूत बाहर नहीं आ रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाएं जो भी हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे एनआईए हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सब पर विश्वास करती है। लेकिन कांग्रेस का चरित्र दूसरा है, जहां फायदा होता है वो विश्वास करते हैं, लेकिन जहां उनके खिलाफ में कोई आदेश आता है तो उस पर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। ये घटना 25 मई 2023 को हुई थी, जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। कांग्रेस की परिवर्तन रैली से लौट रहे नेताओं के काफिले पर नक्सली हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की मौत हुई थी। उस वक्त से लेकर अब तक इस पूरे मामले पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ सियासी बयानबाजी भी जारी रही। ये मामला प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी के बाद और तूल पकड़ना शुरू कर दिया, जो अब तक जारी है। टीम न्यूज स्टेट। तो चलिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। सुदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, याचिकाकर्ता के वकील हैं, झीरम केस में वकील भी रखे गए। अब बहुत बहुत स्वागत है सुदीप जी आपका। हमारे साथ अमित चिमनानी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुदीप जी आप ही से शुरुआत करते हैं। आज ये जो फैसला सुनाया गया किस हद तक कितना कारगर साबित होने वाला है? सुदीप श्रीवास्तव जी आपके पास मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है सुदीप जी हमें सुन नहीं पा रहे हैं। एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अजय गंगवानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, क्या आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? कब तक ये जांच कंप्लीट होगी और उन दोषियों को सजा होगी? आपके लोकप्रिय चैनल को बधाई देना चाहूंगा कि बहुत संवेदनशील मुद्दे पे आपने डिबेट रखी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है थोड़ा समय देंगे दीपेश जी, काफी सारी बातें जो मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को। सबसे पहले देखिए, आज माननीय उच्च न्यायालय का जो जस्टिस सामंत और
जस्टिस चंदेल जी की डिवीजन बेंच ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है, पूरे कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ जनता उसके निर्णय का हार्दिक स्वागत करती है। कहीं ना कहीं लगातार एनआईए जो है, इसकी जो झीरम घाटी में हमारे 32 लगभग कांग्रेसी नेताओं को हमने खोया, जिसकी मितियां आज भी हमारे चंद्र पदल पर लगातार बहती रहती हैं, उसको रोकने का प्रयास किया जाता रहा। आज जो ऐतिहासिक फैसला माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, इसके बाद अब राज्य सरकार को जो एसआईटी गठित की गई थी और उसके अलावा जो राज्य सरकार की जो पुलिस है, वो पूरी तरह स्वतंत्र रूप से ये जो राजनीतिक षड्यंत्र 25 मई 2013 की झीरम घटना आज पूरे देश के एक ऐतिहासिक धब्बा है, उसकी जांच के लिए पूरी तरह स्वतंत्र रूप से काम कर पाएगा। और देखिए, सबसे एक्सपर्ट रूप से था तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे आज केंद्र की मोदी सरकार हो, वो किसी प्रकार से चाहती नहीं थी कि आज जो एक नक्सली घटना हुई जिसमें हमने अपने कांग्रेस पार्टी के 32 से ज्यादा नेताओं को खोया, उस राजनीतिक षड्यंत्र का, उस राजनीतिक साजिश का पर्दाफाश हो। कहीं ना कहीं देखिए, एनआईए के द्वारा पहले भी बताना चाहूंगा दीपेश जी, जगदलपुर जो जिला न्यायालय थे वहां पे भी अपील दायर की गई थी और आज हाईकोर्ट में भी दायर की गई थी कि जितेंद्र मुदलियार, अब बताना चाहूंगा, जितेंद्र मुदलियार जी, उदय मुदलियार जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उनके पुत्र हैं, उन्होंने अपने पिता को इस दुर्घटना में खोया और लगातार उनके दर्द को आज भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने महसूस नहीं किया। उन्होंने मई 2020 दीपेश जी बताना चाहूंगा, दरबार थाने में एक रिपोर्ट दाखिल की कि एनआईए जो जांच कर रही है, वो इस जांच के पीछे किसी प्रकार से जो राजनीतिक षड्यंत्र या साजिश हो सकती है, उस जांच को, उस पहलू को छोड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार की बात करूं या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करूं, वो चाहते नहीं कि साजिश खुलकर बाहर आए और उनके द्वारा लगातार पहले जगदलपुर जिला न्यायालय में, उस पर हाईकोर्ट में ये जो जिस एनआईए जिस मैं सुन तो लीजिए सर, जिस एनआईए पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं, आपको पता उस एनआईए का इस झीरम हमले के बाद गठन किसने किया था? मैं जानता, मैं ये प्रश्न नहीं, मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं कि आप लगातार उसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं जिसकी केंद्र की आप ही की सरकार ने उसका गठन किया। ये पॉइंट तो तब भी उसमें शामिल हो सकता था, राजनीतिक षड्यंत्र, तब क्यों नहीं लिया गया उसमें? आज इस पर हम क्यों डिबेट कर रहे हैं 8 साल बाद, जब उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए था? दीपेश जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मुझे समय देंगे सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। देखिए, सबसे पहले जो एनआईए गठित की गई थी, वो केंद्र सरकार, हमारी यूपी की सरकार थी, पूरी तरह सहमत हूँ। आपको आंकड़े दूंगा तो स्पष्ट हो जाएंगी चीजें। मार्च 2014 तब यूपीए सरकार थी, तब हमारी जो एनआईए की जांच चली थी, उनमें स्पष्ट रूप से कहा गया था, तब जो नक्सली के शीर्ष नेता थे गणपति और रमन्ना, जो इसके पूरी घटना के पीछे के सबसे बड़े मास्टरमाइंड माने जाते हैं दीपेश जी, उस दोनों को भगोड़ा घोषित किया गया था, उनके अखबार में विज्ञापन दिया गया और संपत्ति में जब्ती की बात की गई। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं मई 2014 जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो चीजें पूरी तरह पलट गई। एनआईए की जांच की दिशा निर्देश पूरा बदल दिया गया। आपको स्पष्ट कर दूं, अगस्त से पूरी चीजें परिवर्तित हुई। सितंबर 2014 नहीं तो अधिकारी मंगल से आ गए थे क्या एकदम से? जी जी, देखिए कहीं ना कहीं देखिए स्पष्ट है ना, मई 2014 के बाद सरकार बदलती है, किसको बचाने के लिए आज राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र के पीछे कौन शामिल था, ये चीजें दूध का दूध और पानी का पानी। सर 2018 में प्रदेश में सरकार बदलती है और सबको उम्मीद रहती है कि वही सरकार है जिसने अपने नेताओं को खोया है, तब फिर नहीं सुन लीजिए ना सर, अब फिर एक सवाल आपने मेरे सबसे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। सबसे पहला मेरा सवाल ये था कि क्या उम्मीद करें और कब तक उम्मीद करें कि इस पूरे मामले का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इस षड्यंत्र का पटाक्षेप हो जाएगा? आपने उसका जवाब नहीं दिया, आप पुराने मसलों पर चले गए। आप बता दीजिए ना सर, कब तक होगा? नहीं दीपेश जी, आपके प्रश्न का जवाब दे रहा था, आप मेरा निवेदन है आपसे, आपने पूछा एनआईए की नियुक्ति किसने की, उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। नहीं तो सर पहले सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला, तब मैंने दूसरा सप्लीमेंट्री किया। दीपेश जी, मेरा निवेदन है छत्तीसगढ़ की जनता तक सही तथ्य पहुंचने चाहिए, ये आपकी और मेरी दोनों की जवाबदारी है कि जनता तक सही तथ्य पहुंचे। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मई 2014 में सरकार बदलने के बाद जब सितंबर 2014 में पहली चार्जशीट एनआईए द्वारा दाखिल की गई, तो जो मेन आरोपी थे गणपति और रमन्ना, दोनों का नाम हटा दिया जाता है। ये किसके इशारे पे गया, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताए। और देखिए, सबसे बड़ी चीज ये, हम तो चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज क्यों एनआईए हमको लगातार जांच को बाधित करने का प्रयास कर रही थी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताए। हम तो चाह रहे थे, आज देखिए लगातार 1.5 साल तक। सर पैरेलल आप जांच क्यों नहीं कर सकते एनआईए के साथ साथ? एनआईए अपनी स्वतंत्र जांच कर रही है, एसआईटी अपनी पैरेलल स्वतंत्र जांच शुरू कर दे। दीपेश जी, आपको तकनीकी जानकारी थोड़ी शायद मेरी अधूरी लगता है, मैं आपको कंप्लीट कर दूं। हमने जो दरबार थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी जितेंद्र मुदलियार के द्वारा, उसकी जांच के संबंध में अपने प्रयास शुरू किए। तुरंत का तुरंत यही एनआईए पहले बोलती है कि हमारी जांच कंप्लीट हो चुकी है, फिर वो कहती है हमारी जांच अधूरी है। इन्हीं के एनआईए के द्वारा पहले जगदलपुर के जिला न्यायालय में, फिर माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई कि किसी भी एफआईआर की जांच राज्य की एसआईटी एजेंसी और राज्य सरकार की पुलिस नहीं कर सकती है, क्योंकि ये केंद्रीय एजेंसी उसकी जांच कर रही है। आप दीपेश जी टेक्निकल मुद्दे को समझिए, कहीं ना कहीं एनआईए चाहती नहीं थी कि राज्य सरकार की जो आप मुझे उस मुद्दे को समझा रखे हैं। नहीं सुन लीजिए सर,
आप मेरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं वही जर्नलिस्ट हूं जिसने इस घटना को सबसे गंभीरता के साथ कवर किया था। जब ये नक्सली हमला हुआ तब रात भर मैंने लाइव एंकरिंग की और आप मुझ पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि किस तरह से। नहीं अजय जी, तकनीकी जानकारी मुझे आपसे ज्यादा है शायद। मैं अगर तकनीकी जानकारियों पर डिस्कशन शुरू करूंगा तो आपके तथ्य खत्म हो जाएंगे, लेकिन आप मेरे सवालों को दूसरे मसलों पर उलझाते जाएं, उनको आप सही तरीके से जवाब पेश नहीं करें तो फिर मैं आपके साथ उसी तरीके से सवाल खड़े करूंगा। अजय जी, माननीय उच्च न्यायालय जानते थे आज माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय किसके खिलाफ दिया बताइए मेरे को? दीपेश जी, एनआईए के खिलाफ दिया ना। आज एनआईए की अपील खारिज की गई ना दीपेश जी। तो मैं यही तो कह रहा हूं ना सर कि फिर बता दीजिए ना कि कब तक अब एसआईटी जांच कंप्लीट कर लेगा, कब एसआईटी की जांच कंप्लीट होगी और कब इस पूरे मसले को लेकर जिसकी हर इंसान चाह रहा है कि जानकारी निकलकर सामने आनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। बता दीजिए ना सर कितने दिन का वक्त आपने एसआईटी को तय किया और अब वो जांच कंप्लीट कर लेगी? अब तो सब आपके हाथ में है, बता दीजिए। छत्तीसगढ़ की जनता और हमारे कांग्रेस के पूरी पार्टी के नेता और जो परिजन जिन्होंने अपने एक परिवार के सदस्य को खोया, ये पूरा चाहते हैं कि जो राजनीतिक षड्यंत्र था वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कहीं ना कहीं एनआईए स्पष्ट रूप से बता रहा था कि उसको रोकने का प्रयास करी थी। माननीय उच्च न्यायालय, अरे सबको मालूम है ना सर, आज इसीलिए एनआईए को झटका लगा, एसआईटी को फायदा हुआ। एसआईटी का आपने कार्यकाल कितने दिन का बनाया है और कितने दिन में जांच कंप्लीट कर लेंगे, इसका जवाब दे दीजिए। अमित जी से सवाल करूंगा। बस देखिए, आपको स्पष्ट कर दूं, आज हाईकोर्ट ने पूरा मार्ग प्रशस्त किया है। बहुत जल्दी दोषियों तक पहुंचेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। 10 सेकंड और ले रहा हूं। इन्हीं के समय में प्रशांत मिश्रा की कमेटी बनी थी। आपको दीपेश जी अच्छे से याद होगा, घटना के 3 दिन के बाद प्रशांत मिश्रा की कमेटी 2013 में बनी, 2018 तक इनकी सरकार रही। 5 साल तक उस कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं आई? पहले अमित चिमनानी जी उसका जवाब देते। मुझे काफी वरिष्ठ प्रवक्ता है, मुझे बताया कि 5 साल तक वो कमेटी जो प्रशांत बड़े अच्छे से आपने एसआईटी के टाइम लिमिट को सेट कर दिया कि हम अगर अपने टाइम लिमिट में जवाब नहीं दे पाएंगे तो सवाल अमित जी से पूछा जाएगा कि इन्होंने तो इतनी सारी कमेटी बनाई थी, इन्होंने एनआईए बनाई थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट समय पर सबमिट नहीं करी, तो हमारी एसआईटी में अगर वक्त बढ़ गया तो उसका कोई बात नहीं। जवाब दीजिए ना सर, तो एसआईटी कितने दिन में जांच कंप्लीट करेगी? बताइए ना अजय जी, कितने दिन का टाइम लिमिट सेट किया है? कोई भी जांच कमेटी के लिए एक पर्याप्त जांच का समय तय होता है, कितने दिन का दिया एसआईटी को समय? एक चीज बताइए, इनके समय में 3 माह का समय दिया गया था, 5 साल तक क्यों नहीं रिपोर्ट आई? आप जवाब दीजिए दीपेश जी, आप मुझे बता दीजिए। आप कह रहे हैं मैंने लाई सारी रिपोर्ट की थी, तब क्यों नहीं प्रश्न पूछा आपने? जब प्रशांत मिश्रा की कमेटी बनी थी 2013 में, पिछले 8 सालों से हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं, तो क्यों नहीं पूछा आपने? नहीं, पिछले 8 सालों से लगातार सवाल पूछ रहे हैं अजय जी। आज जब एसआईटी को लेकर सवाल पूछेंगे तो आप शायद नहीं बता पाएंगे। मैं अमित जी से सवाल ले रहा हूँ अजय जी, मैं अमित जी से सवाल ले रहा हूं, तब तक आप एक बार फिर से रिकॉल करिए एसआईटी को कितने समय के लिए रखा गया है, कितना वक्त में एसआईटी जांच कंप्लीट करेगी? अमित जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आज अगर इस जांच को एसआईटी को सौंप दिया गया पूर्ण रूप से, आज अगर मुदलियार जी की इस याचिका पर यह फैसला दे दिया कि हाँ एसआईटी इसकी जांच करेगी, दिक्कत कहां आ रही है सर बीजेपी को भी? देखिए माननीय दीपेश जी, 10 मिनट साथी प्रवक्ता ने बोला है तो उतना अवसर दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी केवल इतना ही चाहती है कि झीरम घाटी का सच सामने आ जाए। कांग्रेस के नेता जितनी बयानबाजी टीवी चैनलों पर करते हैं और बार बार बताते हैं कि हमारे नेता, वो केवल उनके नहीं, छत्तीसगढ़ के नेता थे और उनके जाने से सबको दुख हुआ। लेकिन जो आरोप आप विपक्ष में बैठ करके लगाते थे, सत्ता में 3 साल आपको आए हो गए, उसके बाद भी आप वहीं के वहीं खड़े हैं। तो फिर इनकी खुद की नीयत पर सवाल खड़ा होता है कि ये खुद सच को बाहर आने से रोक रहे हैं क्या? उसके पीछे कुछ तथ्य मैं देना चाहता हूं। जो स्वर्गीय उदय मुदलियार जी के पुत्र की तरफ से अधिवक्ता ने प्ली लगाई थी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी किए बिना मैं ये फैक्ट्स रख रहा हूं कि उसमें लिखा गया था चूंकि अपराध जो है वो राज्य में हुआ और राज्य की पुलिस को अधिकार होता है अपराध की जांच करने का, ये विशेष प्रकरण नहीं है। कितना दुर्भाग्य का विषय है कि क्या इतने जो कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता, छत्तीसगढ़ के नेता दिवंगत हो गए, ये विशेष प्रकरण नहीं है, ये तो अति विशेष प्रकरण है। और इसमें अगर केंद्र की एजेंसियां सपोर्ट कर रही हैं, जांच कर रही हैं, तो इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत थी हमें नहीं मालूम।
और हम इसे विशेष प्रकरण नहीं अति विशेष प्रकरण मानते हैं। और जबकि कांग्रेस की तरफ से जो प्ली लगाई गई है उसमें तो अमित जी फिर एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि अगर इसे राज्य में सरकार परिवर्तन के बाद वही सरकार अगर एसआईटी के जरिए जांच कराना चाहती है तो फिर से बीजेपी या केंद्र क्या क्या दिक्कत हो सकती है? क्यों समर्थन नहीं एनआईए कर रहा था? देखिए, अब एनआईए की बात तो मैं नहीं रख सकता, मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख सकता हूँ। हमारा यही मानना है कि इतने संवेदनशील विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा मेरे पास सबूत हैं। ये एक छोटा कमेंट नहीं है। इतने बड़े नेताओं का चले जाना और उसके सबूत और साक्ष्य एक ऐसे व्यक्ति के पास होना जो आज मुख्यमंत्री है, तो ये क्या प्रश्न नहीं उठता कि वो सबूत आज तक क्यों दबाए रखे आपने? अगर मैं इस जगह पर होता तो मैं तो दुनिया का सारा काम छोड़ देता और मुझे तो अपने मन के अंदर एक विचलन महसूस होता कि नहीं, मुझे वो सबूत देने हैं, मुझे बताना है कि क्या हुआ है, मेरे पास क्या तो है। सर जो सबूत दे रहे थे उनकी तो सुनी नहीं गई, जो बार बार दफ्तर जाने की बात कर रहे थे, जो अपने सबूतों को रखना चाह रहे थे, उनकी तो कोई सुन नहीं रहा था। मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। इसमें सुनने और नहीं सुनने की बात नहीं है। 3 वर्ष इनको सत्ता में आए हो गए, पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश शासन प्रशासन सरकार चला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आपके पास तरीके हो सकते थे, उन्होंने बहुत सारे तरीके हो सकते थे जिससे आप आगे आकर करते। ठीक। और एनआईए के ऊपर जैसा कि माननीय दीपेश जी आपने बात की, एनआईए का गठन कब हुआ था? जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ तब इसका गठन हुआ। क्यों हुआ? कि बहुत संवेदनशील विषय होंगे, उसकी ये जांच ये एजेंसी जांच करेगी और उसको इतना इक्विप्ड बनाया गया, इतने सीनियर अफसर उसमें रखे गए जिनका अनुभव था कि बहुत ही टिपिकल केसेस को भी वो डील कर सकें। लेकिन उसके बाद भी इतने गंभीर मसले की जांच 8 साल तक नहीं हो पाए और इतने लंबे वक्त में क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि साक्ष्य मिटते चले जाते होंगे, अब साक्ष्यों का अभाव होता चला जाता होगा, कहीं कुछ चीजें अब ये कह लीजिए कि अब लीग से बाहर हो जाती होंगी? वो भी एक कहीं ना कहीं अपने आप में गंभीर विषय रहता है। मैं लौटूंगा आप लोगों के पास। रामनिवास यादव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्स डीजीपी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जो फैसला लिया गया, आज जो कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो अब षड्यंत्र के मसले को लेकर जांच शुरू होनी है वो अब एनआईए नहीं एसआईटी करेगा, कैसे देखते हैं सर? इससे कितना असर देखा जाएगा इस फैसले में? ये जो पहले तो जो हमारे नेता उसमें शहीद हुए, मैं उनको नमन करता हूँ। और छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और पूरे देश का नुकसान हुआ। बहुत सूझबूझ वाले बड़े वरिष्ठ नेता थे और कोई भी कार्यकर्ता या किसी भी व्यक्ति की जान जाती बहुत दुख की बात है। इसमें जो माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ ने जो निर्णय लिया है मैं उसका स्वागत करता हूँ। और न्याय कानून सम्मत निर्णय है कि भाई यदि कोई अतिरिक्त एविडेंस मिलते हैं तो वो सीआरपीसी के 173/8 में भी यदि कोई अतिरिक्त एविडेंस मिलते हैं तो उन एविडेंसों को उनको साक्ष्यों को समावेश किया जाए। और उसके बाद यदि और भी कोई उसमें अतिरिक्त मुलजिम बनते हैं या कोई और अतिरिक्त ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो उसका माननीय न्यायालय के समक्ष भी और जनता के समक्ष भी उन चीज़ों को लाया जाए। तो इसमें किसी को भी कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए और कानून सम्मत ये सारी चीज़ें हैं। और एनआईए का जो बात है, एनआईए बहुत सक्षम एजेंसी है, उन्होंने पूरी जांच सक्षमता से की है। और यदि कोई और साक्ष्य हैं तो हमारी जो छत्तीसगढ़ की एसआईटी है वो माननीय न्यायालय के समक्ष भी और जनता के समक्ष भी उन साक्ष्यों को ले आएगी और उन साक्ष्यों का विश्लेषण होगा। के बाद तो इसमें अब अगर एसआईटी अपने स्तर पर जांच शुरू करेगी, जिन भी सवालों के साथ जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या उतनी सफलता हासिल होगी जो उस समय अगर जांच शुरू होती तो होती, जो एनआईए को अभी तक हासिल हुई होगी? और जिस जांच को 8 साल में एनआईए पूरा न कर पाई, वही जांच एसआईटी कितने वक्त में पूरा कर लेगी? वो जांच एनआईए ने जो साक्ष्य इकट्ठे किए हैं या उस समय भी छत्तीसगढ़ पुलिस ने जो साक्ष्य इकट्ठे किए थे उनके आगे एसआईटी काम करेगी। ऐसा नहीं कि ये कोई अलग से काम करेगी, क्योंकि वो उन सबूतों को, उन साक्ष्यों को तो समावेश होगा ही होगा। उनको यदि और कोई अतिरिक्त साक्ष्य मिलते हैं तो वो उसके अंदर इसके अंदर एक तरीके से वो अतिरिक्त रूप से इसमें एडिशन किए जाएंगे और तब माननीय न्यायालय के समक्ष उनको लाया जाएगा। तो इसमें
कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि समय खराब हो गया, समय, क्योंकि साक्ष्य तो उसी समय जो आवश्यक साक्ष्य थे इकट्ठे हैं। यदि और कोई चीज़ मिलती है, यदि और कोई चीज़ ऐसा सामने आता है तो वो सामने लाया जाए, उसमें किसी का भी वो कोई ऐसी बात ही नहीं है। ठीक सर, साथ में रखें। एक और सवाल अजय जी से ले लेते हैं। अजय जी, जिस जांच को करने में एनआईए को 8 वर्ष का लगभग वक्त लग गया, एसआईटी को कितना वक्त लगेगा? फिर से वही सवाल, और कब तक उन शहीदों को न्याय मिलेगा? दीपेश जी, आपके लोकप्रिय चैनल पर स्पष्ट कर दूं, हमारी नियत और मंशा पूरी तरह स्पष्ट है। और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कांग्रेस के परिजन, जिन्होंने 32 लोगों ने अपने परिवार के एक सदस्य खोया, हम उनकी जो सम्मति है उसको समझते हैं। और जल्द से जल्द आपके लोकप्रिय चैनल बताऊंगा कि जल्द से जल्द हम दूध का दूध और पानी का पानी करें। आज देखिए, कहीं ना कहीं माननीय हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा जी, वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल, ऐसे कई नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेता। कहीं ना कहीं हमने एक पूरी की पीढ़ी को खोया। और देखिए, एनआईए और हमारे एसआईटी की नियत और मंशा इस बात से पूरी स्पष्ट है दीपेश जी। आज जो मार्च 2014 में नक्सली जो कमांडर थे गणपति और रमन्ना को शामिल किया गया, और बताया कि सरकार बदलने के बाद सितंबर 2014 की चार्जशीट में दोनों जो मास्टरमाइंड थे गणपति और रमन्ना, दोनों को चार्जशीट नाम हटाया गया। तो यह पूरी तरह मंशा स्पष्ट है कि एनआईए कितना सक्रिय था। और सबसे पहले देखिए, विद्याचरण शुक्ल जी के बहुत क्लोज आदमी थे दीपेश जी। एक संस्मरण शेयर करना चाहूंगा। दौलत प्रभा जी मेरे परम मित्र भी हैं, वो व्यक्तिगत रूप से बता रहे थे कि 4:05 पे पहली बार गोली विद्याचरण शुक्ल जी को लगी। 250 से ज्यादा नक्सली 25 से 35 साल के लगातार फायरिंग करते रहे। और देखिए, सबसे स्पष्ट है दीपेश जी, वो पूछते रहे महेंद्र कर्मा जी कौन है, विद्याचरण शुक्ल जी कौन है। अगर ये नक्सली हमला होता दीपेश जी तो प्रत्येक व्यक्ति को पहचानते। ये लगातार वो एक किसी व्यक्ति से भी चर्चा उससे करते रहे, वॉकी टॉकी के माध्यम से सारी घटनाओं की जानकारी दे रहे थे। इस राजनीतिक षड्यंत्र पर फिर कई सवाल खड़े होंगे अजय जी, हम उस पर नहीं जाएंगे। कई चीजें हैं, नहीं वाकई में फिर वो कई चीजें हैं कि अगर हम फिर उन पर सवाल करते रहेंगे जो उस दौर में उठाए गए थे, वो फिर वर्तमान परिदृश्य में अभी कहीं ना कहीं फिर वो सवालों के घेरे में खड़े हो जाएंगे। मैं लौटूंगा आपके पास अगर वक्त रहा तो। अमित जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल क्या कर जी संक्षेप में सर, वक्त नहीं बचा, 1 मिनट का वक्त है बस। मैं देखिए, उस समय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रशांत मिश्रा की कमेटी बनती। अगर वो सीरियस होते तो 5 साल के कार्यकाल में नहीं बोला आपने, ये चीज अभी पहले भी रखी थी। अमित जी 50 सेकंड का वक्त बचा, लास्ट आपका कंक्लूडिंग कमेंट चाहिए अमित जी। देखिए, अभी बड़ी गंभीर बात कह दी साथी प्रवक्ता ने, और यही बात राहुल गांधी जी ने बिलासपुर में संपादकों के साथ कही थी कि नक्सली हमला नहीं था। किसको बचाना चाह रहे हैं, किसको क्लीन चिट देना चाह रहे हैं? जब आपने जांच शुरू की है, अभी तो जांच हुई नहीं, तो आप यहाँ टीवी चैनल पर बैठ करके निर्णय कैसे बता रहे हैं? इस चीज पर मुझे बहुत ही गहरी आपत्ति है कि आप नक्सलियों को क्लीन चिट यहाँ टीवी चैनल पर बैठ करके नहीं दे सकते। और आप अगर जांच के पहले ही आज अमित जी मेरे सिर्फ एक प्रश्न का जवाब दे दें, केंद्र की एनआईए एजेंसी कोई नहीं मानेगा। ठीक है, बिल्कुल, ये एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इसका जवाब क्या होगा ये हालांकि भविष्य के गर्त में है। ये भी देखना होगा कि अब एसआईटी कब तक इस पूरी जांच को कंप्लीट करती है, क्योंकि जब सब कुछ उसके हाथ में है तब फिर कितने जल्दी इस जांच को कंप्लीट किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर वक्त निकालकर बातचीत करने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि फैसला किस तरह का निकलकर सामने आता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।